हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज न्यू क्लास का वीडियो बन रहा है। काफ़ी बच्चों की मांग थी, व्हाट्सएप था। बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर में 4 पेपर होता है। पहला पेपर फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा इनऑर्गेनिक और चौथा बायोलॉजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो 4th पेपर ही मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टफ होता है। टफ क्या होता है, मैथ के बच्चों के लिए थोड़ा सा वो टफ पड़ता है क्योंकि थोड़ी बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी 50-50, बायोलॉजी 50%, 50% केमिस्ट्री, ठीक है। तो 4th पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री और पार्ट बी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। आज के वीडियो का नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी में लिख लेना, ठीक है। सब डिटेल में जितना पढ़ाऊँगा सब डिटेल दिया हूँ आज का। तो मैं पहले पार्ट बी शुरू करूंगा, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हमेशा मैं बी ही शुरू करता हूं। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप पढ़ते आ रहे हो, मोलरिटी टाइट्रेशन पढ़ते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर मैं शुरू करूंगा जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है। अब देखो, चैप्टर का नाम है, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट बी, चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या नाम है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक चीज और बेटा, यह आसान भी कह सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं। जो बायो बैकग्राउंड का होगा उसके लिए यह आसान है, जो मैथ बैकग्राउंड का होगा उसके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो इसकी टफनेस या इसकी हार्डनेस दूर करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूं उसको समझना है। नोट्स तो आपको मिल जाएगा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से इसको समझ लोगे तभी आप नोट्स का लैंग्वेज समझ पाओगे। नहीं तो मैं पहले नोट्स भी दिया था, हमको नहीं लग रहा कि नोट्स पढ़ के बच्चे पढ़ रहे होंगे, दिक्कत हो रही होगी। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक एक एक लाइन, एक एक सेकंड के वीडियो को आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे तो पूरा चैप्टर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान दो, मिटाऊँ मैं? चैप्टर का नाम देखो, आओ देखो, थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ। इंट्रो क्या बताना है? सबसे पहले हमको जानना है सेल। सेल बायोलॉजी है कोशिका, ठीक है। सेल का हिंदी होता है कोशिका, ठीक है। अब थोड़ा जानो, ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब एक होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो भी जीवित होगा, चाहे प्लांट व एनिमल, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, और जो जीवित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रहा है? मतलब जिसके अंदर सांस चल रही है, मतलब जो पृथ्वी पे विराजमान है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे प्लांट हुआ, हम एनिमल, हम भी हुए हैं, जानवर जो भी हो, बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं, वायरस एक्सेप्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो उसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पेड़ सूख गया, मनुष्य मर गया, जानवर मर गया, एकदम देहाती भाषा में समझो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोलॉजी बहुत नहीं जान रहा है, लेकिन उतना जान रहा है जिससे कि मैं क्वेश्चन कर लूं, ठीक है। अब ध्यान दो, ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये टर्म आने वाला, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान दो, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, ठीक है, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? कोशिका कहलाती है, ठीक है। इसको आइए मैं थोड़ा सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूँ। जैसे आपको घर बनवाना है, ठीक है,
तो आपको घर बनवाने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट होगा वह ब्रिक होगा। वह क्या होगा? ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंटा होता है। बोलो। अब इसी ईंटा को जोड़ जोड़ कर हम रूम बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, जो भी आप पूजा घर व्हाटएवर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इस घर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? ब्रिक हो गया। अगर यह ब्रिक नहीं रहता तो इस घर में जो रूम, बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम जो बन रहा है वह बन नहीं पाता। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब किसी भी घर की सुंदरता या किसी भी घर के रूम या किचन बाथरूम के लिए हमारा जो बेसिक यूनिट है वह क्या है? ब्रिक है, ईंटा है। ईंटा रहेगा तभी क्या बन पाएगा? मकान बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट, फंक्शन, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसका बेसिक यूनिट जो होता है वह क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। देखो ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं। सब चीज लिखा हुआ है, कुछ लिखना मत। नोट्स में सब में दे रहा हूं, लिंक दूंगा नीचे, आपको सबको फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो, जिससे कि मैं हर 2-3 दिन बनाता रहूंगा। अब देखो होता क्या है? सेल, सेल आपस में कंबाइन होते हैं। सेल आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद बनाते हैं टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। सेल कंबाइन हुआ, टिश्यू बना। टिश्यू कंबाइन होगा तो ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन मतलब होता है अंग। अंग मतलब समझ रहे हो? किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेफड़ा, दिल, ये सब समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ऑर्गन। तो जो भी हमारे बॉडी में या प्लांट में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वह किससे बना होता है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। तो मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वह क्या होता है? वह सेल होता है। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, या इसको बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो रहा होगा? मैथ वालों को कोई भी समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन या मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब देखो, अब थोड़ा सेल हो गया। अब सेल होता क्या है, कैसे क्या है, अगली हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आएगा। कोई भी आकार का होगा। ठीक है, मान लो प्लांट सेल ले रहा हूं, प्लांट सेल। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? प्लांट का सेल। ठीक है, ये सबसे जो बाहरी कवरिंग होगी इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जब यही एनिमल सेल हो जाएगा तो यह सेल वॉल हट जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट से एनिमल सेल में? कि भैया प्लांट सेल में सेल बहुत से डिफरेंस है। बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ बायो नहीं पढ़ाना है, यहाँ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना है। तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने की थोड़ा सा बेसिक बायोलॉजी जानना होगा। ठीक है, तो यह प्लांट सेल हो गया। अगर पूछा जाए एनिमल सेल तो एनिमल सेल में यह सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है ना, यह प्लांट सेल हो गया। सबसे बाहरी कवरिंग को क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्लांट सेल में एक और बॉडी पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, अब इस प्लांट सेल के अंदर सेमी फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड लिक्विड। किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है। इस सेमी फ्लूइड लिक्विड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर जनरली होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। एक्सेप्शन भी है, कहीं कहीं नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो हमको सब जानना नहीं है। और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सेल ऑर्गेनेल्स।
जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुने होंगे, मैथ वालों की बात कर रहा हूँ, बहुत से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने होंगे, बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, जो यह साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है, एक पतली सी झिल्ली, यह वाली झिल्ली एक पतली सी झिल्ली से घिरा होता है। इसी पतली झिल्ली को या मेम्ब्रेन को झिल्ली बोलते हैं। इसी पतली मेम्ब्रेन या झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके आउटिंग कवरिंग या जिससे वह घिरा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसी की पूरी स्टडी हमको करना है। समझ में आ रहा है? तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए, आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेफिनेशन क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफाइंड एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की आउटिंग कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो बैरियर का काम करता है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। समझो डेफिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बीएससी में पूछी गई है, चाहे डीडीयू हो चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। क्या होता है, जैसे मानो यह सेल है, यह हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह सेल वॉल हो गया, यह एरिया हो जाएगा बॉडी के अंदर ही आउटसाइड द सेल, यह एरिया हो जाएगा इनसाइड द सेल, ठीक है। इसके अंदर यह न्यूक्लियस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच एक्ट एज अ बैरियर। क्यों बैरियर काम करता है, क्योंकि वह जैसे मान लो यहाँ सोडियम हो, यहाँ Cl- हो, यहाँ K+ हो, यहाँ पे कोई ले लो और Br- हो, कुछ भी हो, कोई आयन हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, तो इनका अपने आप अंदर आना, इनका अपने आप बाहर जाना, इनका अपने आप अंदर आना, इनका अपने आप बाहर जाना, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम, किसी भी आयन का सेल के अंदर या सेल के बाहर जाना वह रोकता है। अगर वह रोकेगा नहीं तो हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत सारे हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच एक्ट एज अ बैरियर, किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स, आइटम या आयंस टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। यही प्लाज्मा लिखा मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्चुअल डेफिनेशन 1 नंबर में आएगा। समझ में आ रहा है? तो साइटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन पूछा है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाला सेमी फ्लूइड लिक्विड को ही क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो रहा है? यह हो गया डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूछा है और जो मैं लिंक नोट्स में दिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा लैंग्वेज है। आगे बढ़े, यह इंटर और सेकेंडरी वाले नहीं पढ़ेंगे, यह सिर्फ 3rd ईयर वालों के लिए है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आओ जो मेन क्वेश्चंस आता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बहुत से मॉडल प्रपोज किए गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझने के लिए, लेकिन यहाँ मैं 2 मॉडल बताऊंगा, 2 मॉडल भी ज़्यादा हो जाएगा। पहला है डेनेली एंड डेवसन मॉडल, सब लिखा है, डेनेली एंड डेवसन मॉडल, और दूसरा हो जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो बेटा देखो मैं दोनों पढ़ाऊंगा, या आप नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, नहीं तैयार करना। अगले साल का बीएससी का एक क्वेश्चन मैं आउट करा दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल,
एक्सप्लेन करिए। यह पक्का पूछेगा, लेकिन पढ़ाऊँगा दोनों, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है, लेकिन रेयर है। 99% आपको यही पूछेगा। क्या? डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो मॉडल प्रपोज, बहुत से मॉडल हैं, कई फेल हुए कई पास हुए, लेकिन दो मेन है, डेनली और डेफसन मॉडल। दूसरा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही पूछता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यह पढ़ना है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे इसी से होगा। समझ में आ रहा है? और देखते हैं थोड़ा डेनली डेफसन कपड़ा कहाँ गया। ठीक है, दूसरा है सॉरी पहला मॉडल हम पढ़ेंगे डेनली एंड डेफसन मॉडल। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच समझ रहे हो ना? खाते होगे, दो ब्रेड के बीच में आलू, उसी को बोलते हैं सैंडविच। अरे यार, दो ठो ब्रेड है, ब्रेड हो गया, और बीचों में क्या होता है? मार आलू वालू, VIP नाश्ता है, नकली वाला विदेशी नाश्ता, इसको बोलते हैं आलू, और इसको बोलते हैं ब्रेड। ये समझ में आ रहा है ना? ये ब्रेड हो गया, ये आलू हो गया, सैंडविच बन गया। यही हो गया डेनली डेफसन मॉडल। क्या कहता है देखो, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली बना किसके होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड आपको सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया होगा, लिपिड क्या होता है। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो आप बोलेंगे तो अगले टर्म में थोड़ा बता दूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या होता है? लिपिड में एक चीज़ और ध्यान दो, जब लिपिड में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है? फास्फोरिक एसिड, तो उसी को बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज composed of two molecules, first one is lipid and second one is protein, and when phosphoric acid attached to the lipid, then lipid is said to be phospholipid। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला मॉडल क्या पढ़ रहे हैं? डेनली एंड डेफसन मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल। ठीक है, अब ध्यान दो, होता इसमें क्या है? फास्फोलिपिड में दो पार्ट होता है। फास्फोलिपिड में दो पार्ट होता है। फास्फोलिपिड में दो पार्ट होता है। क्या? एक होता है पोलर हेड और दूसरा होता है नॉन पोलर टेल। इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे। इसको क्या बोलते हैं? पोलर हेड, इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें प्रोटीन की दो लेयर पाई जाती है। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। दो प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। इसी प्रोटीन की लेयर में फास्फोलिपिड क्या होता है? एडजस्ट होता है। कैसे? इसी प्रोटीन से देखो, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले बना लें। ये टेल हो गया, यह टेल हो गया, यह टेल हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन का बाई लेयर पाया जा रहा है। एक प्रोटीन का एक लेयर मोनो लेयर, मोनो मतलब एक, तो एक मोनो लेयर ये हो गया, एक मोनो लेयर ये हो गया। इसको बोलेंगे प्रोटीन बाई लेयर। ठीक है, इस प्रोटीन बाई लेयर में क्या होता है? फास्फोलिपिड का हेड 90 डिग्री पे इसमें क्या होता है? धंसा होता है। धंसा समझ रहे हो ना? यह प्रोटीन का लेयर हो गया, यह मान लो हेड है, यह टेल है, तो 90 डिग्री पे ऐसे क्या है? सिचुएटेड है। ठीक है, और फिर ऊपर से दूसरा प्रोटीन का लेयर, और उसमें मेरा हाथ प्रोटीन का लेयर हो गया और यह लिपिड हो गया। ठीक है, दोनों टेल एक साथ हैं और हेड क्या है? प्रोटीन में धंसा हुआ है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? पोलर, यह पोलर हेड हो गया, और यह क्या हो गया? नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल।
यह प्रोटीन लेयर हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन लेयर। ये अभी क्या हो गया, प्रोटीन लेयर। ये भी क्या हो गया, प्रोटीन लेयर। समझ में आ रहा है। अब देखो, प्रोटीन और फास्फोलिपिड के हेड में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन टेल्स के बीच में, फास्फोलिपिड के टेल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोटीन की जो थिकनेस होती है वह होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और फास्फोलिपिड की जो थिकनेस होती है वह 35 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखो, इसको क्यों हम सैंडविच बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रोटीन का लेयर किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रेड की तरह काम कर रहा है, और फास्फोलिपिड किसकी तरह काम कर रहा है, आलू की तरह काम कर रहा है। दैट्स व्हाई डेनली एंड डेविसन मॉडल इज नोन एज सैंडविच मॉडल। इसी को आपको डिस्क्राइब करना है जो नोट्स में लिखा हुआ है। इसमें राइट एंगल 90 डिग्री है ना इनके बीच में, राइट एंगल एम्बेडेड होता है, धंसा होता है किसके थ्रू, हेड के थ्रू। और हेड और प्रोटीन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और टेल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इतना आज का लेक्चर है, इतना नोट्स तो कम से कम बना लो, क्योंकि बड़ा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थोड़ा बड़ा है, इसमें तो उसका एक अलग लेक्चर होगा 15-20 मिनट का, आज खत्म नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो प्लीज़ आप थर्ड ईयर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे आपको हेल्प मिल सके इस पैंडेमिक, इस महामारी में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, वीडियो पढ़िए, कोई दिक्कत होगा हमसे पूछिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।